हेलो बच्चों, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे इसके पहले मैथ्स के सारे सेट हमने किए हैं 2024 के 1 से 7 सेट और 2023 के 1 से 7 सेट हमने कर लिए हैं। अभी करंट टाइम में हम 2024 के सारे साइंस के सेट 1 से 7 और किया है हमने। 3 प्लेलिस्ट होगी जो कि मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर लेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं 2023 के सेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं और क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज और कल में आपको क्या हो जाएगा, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो बच्चे हैं उनका भी क्या हो जाएगा, कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो 2023 में सेट फर्स्ट है आपका 8 to 4 इजी हमारा क्या है, कोड है। इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। तो बात कर लें हम पहला नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अवतल हमारा क्या है, दर्पण है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखो ये चीज कई बार तुमने किया है। अगर मैं बात कर लूं, मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं। तो अवतल दर्पण तो ये रहा, मैंने ट्रिक भी बताया था। कई बार हमें क्या होता है, अवतल और उत्तल में हमें कंफ्यूजन होती है। बाहर की तरफ अगर इसमें हम हैच करेंगे आधा पार्ट तो क्या हो गया, अवतल। अगर अंदर की तरफ हम हैच कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ अगर हम हैच कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। फिर से समझ लो इस बात को, मैं कह रहा हूं बाहर की तरफ हैच कर रहे हैं तो क्या हो गया, अवतल। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं अंदर की तरफ हैच कर रहे हैं तो क्या हो गया, उत्तल। तो ये लेंस में बनाने की एक ट्रिक है जो कि मैं बताया हूं, कभी भूल जाओ तो आप यही ध्यान रखना, याद रहेगा। अगर मैं बात कर लूं आभासी प्रतिबिंब हमारा एक ही कंडीशन में बनता है, ये ध्रुव है। और यहाँ बात कर ले मुख्य फोकस, इसके बीच में अगर कोई वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से अगर हो रही है तो इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये दोनों हमारी कहीं कटेंगी नहीं। इन दोनों को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये कहीं क्या होती हैं, कटती हैं। कहीं क्या होती हैं, कटती हैं। और यही बनता है आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और कैसा होगा, सीधा है। और हम बात कर लें वस्तु से कैसा है, बड़ा है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हम बात कर लेंगे, यही हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। हमारे समझ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। देखिए जब छोटे अक्षरों की बात करेंगे, और हम जानते हैं कि जो विजुअल रेंज होता है जिसमें कोई वस्तु हमें दिखाई देती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब उसी के आसपास अगर मैं बात कर ले रहा हूं तो ये हमारा हो जाएगा। जनरली हम बात करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो छोटे अक्षरों के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए, जैसे डेंटिस्ट होता है, कोई चीज देखता है तो क्या करता है, दांत को जब देखता है तो उसमें कैसा करता है, अवतल लेंस का यूज करता है। लेकिन बड़ी चीज जो बहुत ज्यादा चीजें हैं उसको छोटे में करके देखना है, जैसे साइड मिरर कार का, तो उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, मतलब मिरर होता है। उत्तल हमारा क्या होता है, मिरर होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सा, अवतल लेंस की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या, अवतल लेंस। ठीक है ना, आगे बात कर लें। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। देखिए एक बात समझिए, हमें गोली दर्पण की भी बात कर रहा है और इसके साथ ही हमें बात कर रहा है पतले गोली लेंस की, और वो कौन सा ये बताया नहीं है। -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दोनों की केस में हमारा -15 बन रहा है। तो एक बात समझो कि अगर मैं बात कर लूं, इसका फोकस जो होता है जहां कोई वस्तु रखते हैं, ये किधर की तरफ बनता है, इधर की तरफ बनता है। ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में फोकस इधर बन रहा है तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यही अवतल हो जाए, अवतल लेंस हो जाए, तो अवतल लेंस में अगर मैं बात कर लूं तो जो फोकस होगा ये कैसा बनता है, इधर की तरफ बनता है। क्योंकि रे आती है और विचलित हो जाती है मार्ग से, तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। साफ साफ बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे अवतल लेंस में अगर बात कर लें, यहाँ पे आती है, ये क्या हो जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। जनरली हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये फोकस किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। मतलब अवतल लेंस आपका होगा, अवतल लेंस आपका क्या होगा, होगा। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, जो होता है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अगर हम बात कर लें, मुख्य आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ही होगा। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। अब देखो एक बात समझो, जब भी कोई चीज आती है हम जानते हैं हमारी ये पुतली जो होती है, पुतली हमारी क्या होती है, पुतली एडजस्ट होती है किसके द्वारा, यहाँ पे क्रिस्टली लेंस लगे होते हैं और यहाँ हमारी क्या होती है पश्चमाभी पेशियां, जिसको बोलते हैं हम क्या, पश्चमाभी पेशियां हमारी करती क्या है, ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसके कारण ये लेंस भी हमारा क्या होता है, अंधेरे में जाने पर हम बात कर लें थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ऐसे ही अगर उजाले में बहुत लाइट है तो हमारा कैसा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो जब ये परितारिका यहाँ हम बात कर लें इससे होकर, पुतली से होकर हमारा ये निकलता है, तो मेनली हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब तो मेरा हमारा दृष्टिपटल पे बनता है, कहाँ बनता है, दृष्टिपटल पे। तो दृष्टिपटल का मतलब हम बात कर लेंगे यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो चालकों तार में हमें बोल रखा है लंबाई समान है और साथ साथ हम बात कर लें व्यास समान है। व्यास समान होने का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया हमारा क्या होगा, समान होगा, एरिया भी हमारा क्या होगा, समान। तो मतलब अगर मैं बात कर लूँ आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो यहाँ जब एल समान है, एरिया समान है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। कहना ये चाह रहा है पहले हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में। तो आर हम निकाल लेते हैं, आर कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आर प्लस आर मतलब कितना हो गया, 2r। और इसी तरीके हम बात कर लेंगे आर डैश, बात कर लो आर डबल डैश अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जनरली r/2 आएगा जब समांतर क्रम में होगा। कैसे निकाला, 1/r डबल डैश इक्वल टू कितना होगा, 1/r प्लस 1/r मतलब 2/r, और इसी का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे या व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, r/2। तो ये हमारा आ गया पैरेलल की केस में, और ये किसमें आ गया, समांतर। अब देखो एक बात समझो, किसी भी सर्किट में जब मैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम में बात कर रहा हूं तो जनरली वोल्टेज हमारे क्या होंगे, समान होंगे। वोल्टेज क्या होंगे, समान। तो वोल्टेज जब समान होंगे, पूरे सर्किट का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सर्किट के वोल्टेज क्या होंगे, समान। लेकिन करंट हमारा वेरी करता रहेगा, करंट हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि जब हम जानते हैं H बराबर हम जनरली याद करके रखे रहते हैं I²RT, यही तो याद करते हैं। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि करंट की वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है। करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अगर मैं आई को चेंज कर दूं, V इक्वल टू कितना होता है, IR, V इक्वल टू कितना होता है, IR। तो I इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, V/R, V/ क्या, R। यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, V/R का होल स्क्वायर इंटू कितना, R इंटू टी। जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा V²/R इंटू टी, कितना हो जाएगा, इंटू टी। तो अगर मैं सीरीज में बात कर रहा हूँ, साथ साथ पैरेलल में बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, V²/R इंटू कितना, टी। और ये क्या होगा, सीरीज का होगा रेजिस्टेंस। ऐसे ही V² यहाँ पे हम बात कर लेंगे पैरेलल का इंटू कितना, टी। तो ये V² से कैंसिल, टाइम वही लगेगा, हम बात कर लेंगे। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, RP/RS, RP बाई क्या, RS। तो RP हमारा कितना था, R/2 था, और यहाँ बात कर लेंगे RS कितना था, 2R था। तो जनरली R से R कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/4। कितना आएगा, 1/4। ध्यान ही रखना 1/4 आंसर आएगा। अगर तुमने यहाँ पे I²RT लगाया तो यही आंसर क्या हो जाएगा, 4/1, और वहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बैटरी या किसी भी सर्किट में वोल्टेज का मान हमारा क्या होता है, समान होता है। तो वोल्टेज समान करेंगे, करंट हमारा वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें गलती यही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5वें में हमारा सी ऑप्शन। आगे बात कर चुका हूँ, 2024 के भी सेट में आया है, शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है। जब हमारे पॉजिटिव वाला तार निगेटिव वाले तार से, मतलब लाल वाला तार जो घर में यूज करते हैं, काला वाला से अगर मिल जाए तो होता है शॉर्ट सर्किट। या हम बात कर लें एक ही प्लग में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम मल्टी प्लग लगा के काम कर रहे हैं, तब ये केस हमारी आ सकती है। तो ऐसा हमारा होता है लघु पतन में। तो विद्युत धारा का मान हमसे पूछ रहा है, विद्युत धारा का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे, हमारा कैसा हो जाएगा, बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं, देखिए हम जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न कब होती है, जब जनरेटर होगा। जब क्या होगा, जनरेटर में ही हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। तो आपका यहाँ पे सही जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ये। लेकिन ये सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है, जनरेटर हमारे सिलेबस में अब नहीं है। आगे बात कर लेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, हम जानते हैं धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं, जिनको उनको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये। उपधातु और भी होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीनियम होगा यहाँ पे, और ये होता है पोलोनियम, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंबल यही होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीनियम और क्या, पोलोनियम। तो ये हमारे उपधातु होते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम रासायनिक नाम। देखिए एक बात समझिए, लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है, और लेड का फार्मूला हम जानते हैं, लेड पे हमारा कितना होता है, 2+ होता है। कितना होता है, 2+। नाइट्रेट पे कितना होता है, 1-। कितना होता है, 1-। जनरली इसकी जब हम संयोजकता नीचे लिखते हैं तो ये 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं।
तो ये हो जाएगा फार्मूला हमारा, क्या हो जाएगा, पीबी के साथ कितना है 1 और यहाँ पे NO3 के साथ कितना है 2, तो NO3 कितना हो जाएगा ट्वाइस। तो जो फार्मूला बनेगा हमारा कितना होगा, PbNO3 का क्या ट्वाइस। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जनरली ये जो फार्मूला फॉलो कर रहा है ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा किसका होता है, एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का। आप रख के देख लो यहाँ पे, जब रखोगे n का मान 2 रखो, तो ये n का मान 2 रखे तो कितना हो गया, 2 × 2 + 2 मतलब कितना होगा, 2 दूना 4 2 6, यही फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन। हमसे पूछ रहा है ये सिंगल बॉन्ड ही होता है, एल्केन हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा जब भी बनाएगा। यहाँ बात कर लें C2H4, C2H4 हमारा क्या करेगा, CH2 और CH2 मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये असंतृप्त हो सकता है। नीचे CH4 दे रखा है, फिर वही बात कि कार्बन हमारा कैसे होगा, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि कार्बन पे हमारे कितने होते हैं, ये होगा। यहाँ बात कर लें C3H8AB CnH2 बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। किसी बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह। देखो अल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अल। ध्यान रखना, जब भी अल जुड़ा हो तो ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। किसका होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का। और एल्डिहाइड ग्रुप का हमारा क्या होता है फार्मूला, CHO होता है। क्या होता है, CHO। तो हम बात कर लेंगे CHO से हमारा जुड़ा रहेगा। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, O ऊपर रहता है और H नीचे रहता है। तो या तो ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है ना। तो CHO हमारा होगा, मेनली हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी देख लेते हैं, कीटोनिक ग्रुप हम बात कर लेंगे। CO अगर ऐसे जुड़ा है तो हम ध्यान रखिएगा ये ग्रुप होता है कीटोन का। किसका होता है, कीटोन का। जो हम सफिक्स के रूप में हम बात कर लें, जिसको हम बोलते हैं अनुलग्न, अनुलग्न के साथ हम ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, यहाँ पे OH है तो OH ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल ग्रुप का। तो एल्कोहल के लिए अगर मैं बात कर लूँ, एल्कोहल ग्रुप होता है। तो एल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है ना, ऑल लगाते हैं। यहाँ बात कर लेंगे इसी तरीके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये होता है फार्मूला आपका जनरली। तो आपको पूछा यही था, CHO वाला मैंने बता दिया, वो ऑप्शन हो गया। 11 नंबर हमसे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या है। देखिए एसिटिक अम्ल को ही बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। फार्मूला यही होता है CH3COOH, CH3COOH। तो यहाँ पे जो होता है 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एथेन हो गया। एथेन ओइक अम्ल इसलिए क्योंकि हमारा COOH जुड़ा है, जो कि अभी बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तब आगे बात कर लेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तत्व के क्लोराइड MCl2 है। देखो एक बात समझो, MCl2 मतलब यहाँ पे जो होगा MO कैसा होगा, 2+ होगा। 2 क्या होगा, प्लस, क्योंकि Cl 1- होता है, ये 2+। तो कह रहा है इसका ऑक्साइड कितना होगा, ये तो MO ही होगा ना। ऑक्सीजन पे जनरली 2- होता है और यहाँ Cl- था, तो ये ऑलरेडी हम बात कर लें तो M2+ होगा और Cl हमारा क्या होता है माइनस, तभी ये MCl2 बन रहा है। जब ये 2+ था तो 2- की जरूरत होगी, ऑक्साइड में MO ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृक्कों का कार्य होता है। देखो वृक्क का कार्य क्या होता है हम बात कर लेंगे। वृक्क का कार्य हमारा होता है कि रक्त को छानकर छने हुए तरल से शरीर के लिए जरूरी पदार्थों को सोखकर हमारे क्या करते हैं, मूत्र बनाते हैं जनरली। ठीक है ना। औषधियों, विषों, रासायनिक पदार्थों को बाहर निकालना, हमारा शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन, मेनली इन सब चीज़ों को, हानिकारक तत्वों को जो मौजूद होते हैं उनको बाहर निकालना, और जो हमारे उपयोगी तत्व होते हैं पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारा संतुलन बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ मेनली ये किस चीज़ का काम है, ये उत्सर्जन का काम है। किसका काम है, उत्सर्जन का। तो वृक्क का काम कौन सा होगा, उत्सर्जन का। कौन सा होगा, उत्सर्जन का। यहाँ पे हमसे कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ये एक ही होता है ब्रायोफिल्म में हम बात कर लेंगे। पत्तियों पर हमारी क्या होती हैं, ये नए पौधे हमारे आते हैं। पत्तियों पर नहीं क्या होती हैं, यहाँ पे बात कर लें कलियां विकसित होती हैं, तो ब्रायोफिल्म में ही होता है, बस याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकी के विज्ञान के जनक थे। ये हम जब भी बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोलते हैं आनुवंशिकी के हम क्या मेन विज्ञान के क्या जनक। जहां समझने लायक बातें हैं मैंने कुछ डाल रखा है। जैसे 2 DNA तंतु आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, तो जनरली अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमेशा कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा होती है कि DNA में कैसे ये होता है। जनरली हम जानते हैं DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, डीएनए हमारा कैसा होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, दो तंतु एक आकृति बनाते हैं जो दोहरी कुंडली कहा जाता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात कर लें कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और हम बात कर लें साइटोसिन। इतना पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मेनली आपको बस ध्यान रखना है एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोनिन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बस ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, मेनली आपसे यही पूछा जाएगा। डीएनए अणु हमारे कैसे होते हैं, बहुत लंबे, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो जनरली मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। तो आपसे यही पूछ रहा था बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में। नेक्स्ट बात कर लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, अगर हम बात कर लें, आप ध्यान दें यहाँ पे। तो कह रहा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। जनरली ये बात तो हमें समझ में आ रहा है कि उद्यान मटर पे काम किया है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है ये मीठी मटर क्या होता है। मीठी मटर के लिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। ये मीठी मटर होती है हमारी, कैसी होती है, मीठी मटर होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो मीठी मटर हमारा क्या होता है, छोटे शरीर के आकार का सहज जिज्ञासा के कारण बच्चे मीठी मटर क्या करते हैं, विषाक्तता के प्रति हमारे क्या करते हैं, विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। मतलब बच्चों को क्या करेंगे, अगर बच्चे लेते हैं तो इसमें क्या होती है, पॉइजनस चीजें होती हैं जो कि उनके लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर हम बात कर लें अधिक गंभीर हो सकते हैं, अगर बच्चे इस लक्षण से हमारे क्या हो सकते हैं, अधिक गंभीर हो सकते हैं। मस्तिष्क की क्षति भी होती है। और हम बात कर लें उल्टी, अत्यधिक लार और निगलने में हमारी क्या होती है, कठिनाई होती है। उस समय सुस्ती और श्वसन संबंधी समस्याएं हमारी क्या होती हैं, यहाँ आती हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं। वैसे ये जानने के लिए मेरे लिए भी ये थोड़ा सा नया था कि मीठी मटर कैसा होता है, तो मैंने जिज्ञासा पूर्वक इसको क्या किया, गूगल किया और वहां से मुझे कुछ रिजल्ट मिला जो कि मैंने आपके साथ क्या किया, शेयर किया। सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, उद्यान मटर ही होगा। कौन सा होगा, उद्यान मटर, मेंडल का प्रायोगिक पौधा। और सरसों गुड़हल तो आप जानते ही हैं। चलते हैं आगे। मानव जनन तंत्र का भाग नहीं। देखो मानव जनन तंत्र का भाग हमारा कह रहा है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। मादा जनन तंत्र में हमारे देखो अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होती है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, गर्भाशय होता है। और ये क्या होता है, अंडाशय, ठीक है ना। शुक्रवाहिका नहीं होती है। शुक्रवाहिका किसमें होती है, शुक्रवाहिका यहाँ पे हम बात कर लेंगे आदमियों के जो जनन तंत्र होते हैं मानव जनन तंत्र में, उन्हीं का हिस्सा होती है, ठीक है ना। वृषण से शुक्राशय तक हमारे क्या होते हैं, यहाँ हम बात कर लेंगे वृषण से हम बात कर लेंगे। वृषण से शुक्राशय तक हमारा क्या होता है, शुक्राशय है। और हम बात कर लेंगे वृषण हमारा, वृषण से शुक्राशय तक ये जाने का काम हमारा कौन कर रहा है, यही कर रहा है। तो ये आवश्यक हमारे क्या करते हैं, शुक्राशय तक ले जाती हैं। शुक्रवाहिका को डिफरेंस हम बात कर लें, जिसको वास्ट डिफरेंस भी हम कहते हैं। एक पतली पेशी हमारी क्या होती है, नली होती है, ठीक है ना। शुक्रवाहिका क्या होती है, ये हमारी पाइप टाइप की होती है, ट्यूब टाइप की। तो हमारी क्या होती है, ये एक पतली सी नली होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है। तो मेनली हम बात कर लेंगे शुक्रवाहिका जो आपको दे रखा था, ये कहाँ होता है, मेल में होता है। तो यहाँ पे वही चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। होता क्या है, तो एक पाइप टाइप का होता है जिसमें हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारा कनेक्टेड होता है वृषण नलिकाओं से, जो कि हमारा क्या करता है, यहाँ पे शुक्राशय से हमें क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। मेनली हम ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 नंबर का क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम सब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। आप जानते हो कि वस्तु ये रहा, वस्तु कौन सा, ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो किससे होकर जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और हम बात कर लेंगे अनंत के क्या बीच में। तो हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो हम बात कर लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा। हम बात कर लेंगे ये कहां बनेगा, तो ये बनता है हमारा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, तथा अनंत के बीच में। तो आप इसको क्या कर लोगे, बना लोगे। याद होना चाहिए आपको जितने भी कंडीशन है, 6 कंडीशंस है, 6 कंडीशंस आपके टिप पे होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं आगे। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हमारा है तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन वही पूछा था, सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, मतलब H1 जो दे रखा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। तो हम बात कर लेंगे फोकस कितना होगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2।
तो मतलब कितना हो जाएगा 30/2, मतलब कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई यू बराबर कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और ये बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको दर्पण के सामने बोला है, कौन से दर्पण के सामने ये नहीं बोला है, तो यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण होता तो ये माइनस में लेते और उत्तल दर्पण होता तो ये क्या लेते, प्लस में लेते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। दूसरी केस, ना ही कुछ प्रतिबिंब के बारे में बताया है। इसमें कोई एक हिंट आपको देना चाहिए था कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कुछ नहीं बताया है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये उत्तल दर्पण होगा, क्या होगा, उत्तल दर्पण, ये देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा कि इस क्वेश्चन में उत्तल हमारा क्या है, रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 5 सेंटीमीटर हमारा दे रखा है, अब हमें निकालना है। देखिए हम अब जानते हैं उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो फोकस किस में होगा, पॉजिटिव में। फोकस किस में होगा, पॉजिटिव में। दोनों तरीके से लगाओगे तो आपका एक प्लस आएगा, एक माइनस में। अगर मान लो पेपर में आ गया दर्पण के सामने तो आप कोई भी एक लगा देना, उत्तल लगा देना या अवतल, जो भी लगाओगे उसी हिसाब से आप आंसर क्या कर दोगे, बता दोगे कि उत्तल दर्पण है, माना ये उत्तल दर्पण है, माना ये अवतल दर्पण है। अगर ऐसा आता है तो, लेकिन वैसा बताना चाहिए, ऐसा तक क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -v/u इक्वल टू कितना, h2/h1, h2 क्या, h1। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं -v/u जब बोल दिया है, v हमारा क्या होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण में जब भी आप बनाते हो तो उत्तल दर्पण में हम बात कर लेंगे, ये जाता तो है, ये मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है लेकिन मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित। जब पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो मुख्य फोकस कहाँ बनता है, पीछे की तरफ। फोकस जब पीछे की तरफ बनता है तो जो v बनता है वो कैसा होता है, आभासी सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो v पॉजिटिव होगा, v क्या होगा, पॉजिटिव। u क्या होगा, निगेटिव। u क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि u जब भी होगा इधर की तरफ होगा। इधर की तरफ कोई भी चीज होती है तो माइनस होती है, और इधर की तरफ कोई भी चीज होती है तो क्या, प्लस होती है। ऊपर की तरफ कोई चीज होती है तो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ कोई चीज होती है तो क्या, निगेटिव होता है। ये सब बातें आपको क्या है, पता है। तो यहाँ बात कर लेंगे नीचे की, हम बात कर लेंगे u हमारा कितना होगा, -20। कितना होगा, -20। और h2 मुझे नहीं पता है, h2 मुझे नहीं पता है, h1 मुझे पता है कितना, 5। कितना पता है, 5। यहां से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5v बटे कितना, 20 इक्वल टू कितना, h2। कितना हो जाएगा, h2 ये आ जाएगा v/4। ये मैं बात कर लूंगा, ये h2 के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से चूंकि हमारा कुछ निकल नहीं रहा है तो हम बात कर लेंगे, आप निकाल लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए हम जानते हैं तो v मुझे निकालना है और u और ये पता है तो निकाल लेंगे। 1/15 ये दे रखा है चूंकि हमारा आभासी बन रहा था, और u हमारा कितना है, u हम बात कर लिए तो -20 है। कितना है, -20। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1 कितना, 20 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 या 30 ही ले, नहीं 60 ही होगा। 15 चौके 60, 20 3 60, 1/v इक्वल टू, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/7। 60 बटे कितना, 7। सॉल्व करेंगे 7/56 हम बात कर लेंगे 4, 7/35, 5 फिर से आया 7×7 = 8.57 सेंटीमीटर हमारा ये समथिंग आएगा v की वैल्यू। और यही हमारा आंसर भी दिया है, यही हमारा क्या है, आंसर भी दिया है। प्रतिबिंब का आकार आपसे पूछ रहा है तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ से पुट कर लोगे तो 8.57 समथिंग अपान कितना, 4। तो इक्वल टू h2 निकाल लेंगे। h2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 चौके 16 और 4 पचे कितना, ये आ जाएगा समथिंग 2.1425। तो ये हमारा आंसर भी 2.17 दे रखा है। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 1 सेकेंड, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है। 2.1425 सेंटीमीटर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.17 दिया है, किसी कारण अप्रोक्सीमेट ये जो हमारा आंसर हमने लिया है उस कारण से आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। h2 आगे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी आप बता दो। स्थिति तो हम बात कर लेंगे दर्पण के पीछे ही रहेगी। कहाँ रहेगी, दर्पण के पीछे रहेगी। दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी, क्योंकि 5 वो था और ये 2.14 है तो वस्तु से कैसी है, छोटी। और हम बात कर लेंगे स्थिति हो गया। प्रकृति हम बात कर लेंगे, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वस्तु से छोटी होगी और कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। आभासी होगा, कैसा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। तो आकार हम बात कर ली, ये सारी बातें हम कर ली। तो यही चीज आपको क्या करना था, बताना था। आप ज्यादा करना चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओम दे रखा है, आर बराबर दे रखा है आपको
आर बराबर दे रखा है 4 ओम, आर बराबर कितना दे रखा है 4 ओम, और आपसे कह रहा है प्रति सेकंड में हमसे टाइम इक्वल टू जो दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है 1 सेकंड। जो हीट दे रखा है वो कितना है 100 जूल, कितना दे रखा है 100 जूल। हमसे कह रहा है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं यहाँ देखो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, जनरली आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं दिया है तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे निकाल लोगे V अपान आर, क्या लिख लोगे V अपान आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू कितना H, यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू कितना टी, आर से आर कैंसिल, यहाँ पे पुट कर लेंगे H इक्वल टू हो गया। तो H का मान कितना है आपका, H का मान दे रखा है 100 जूल, कितना दे रखा है 100 जूल इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, V का मान हम बात कर लेंगे, V का मान हमें दिया है कि नहीं, V का मान भी हमें प्रतिरोधक के सिरों विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर क्या करना है ज्ञात करना है, V स्क्वायर अपान आर, आर का मान कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 तो हमारा कट गया एक को, इंटू टी, टी कितना है 1 सेकेंड, तो कर लो, तो V स्क्वायर इक्वल टू कितना 400, हम बात कर लेंगे V इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ये हमारा आएगा समथिंग। आपसे ही क्या गया था विभवांतर पूछा था, तीसरे में हम बात कर लेंगे तो 20 वोल्ट हमारा क्या हुआ है आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। चूंकि ये सिलेबस से ऑलरेडी क्या है कटा हुआ है, आपको पहले ही बता रखा है क्या है सिलेबस से कटा हुआ है, तो करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछेगा, 2024 में अभी तक नहीं है तो ये नहीं आएगा। हम बात कर लेंगे आगे, ये भी हमसे कह रहा है सिलेबस से कटा हुआ है तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है, नहीं आएगा, आपसे पूछा भी नहीं है। बहुत पहले ये क्वेश्चन हमारे बहुत हमेशा आते थे, पेपर में बार बार आते थे, लेकिन अब क्या है ये हट गए। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, संरचना सूत्र लिखना है। मेथनॉल के केस में जो फार्मूला होता है आप ध्यान रखिएगा HCHO होता है, अल जुड़ा है ना, तो अल जुड़ा है, मेथेन में अल जुड़ा है तो कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाना भी चाहो तो ये बना सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O और ये H और इधर कितना हो जाएगा HCHO, HC कितना HO, ऐसे हमारा समथिंग बनेगा। इसी तरह की प्रोपाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है प्रोपाइन। देखो प्रोपाइन का मतलब क्या, यहाँ बात कर लेंगे 3 कार्बन होगा, प्रोपाइन का मतलब क्या 3 कार्बन होगा, तो हम बात कर लेंगे, और आयन जुड़ रहा है तो डबल बॉन्ड भी होगा, आयन जुड़ रहा है तो क्या डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन तुमने बना लिया, आयन जुड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, सॉरी इन जब होता है, देखो एक बात समझ लो कि एन होता है, एल्केन होता है तो एन होता है, एल्केन होता है तो क्या होता है एन होता है, इसी तरीके एल्कीन होता है तो इन होता है, क्या होता है इन होता है। रूट वर्ड की बात करें जो हमें पीछे लगाना होता है जिसको बोलते हैं अनुलग्न बोलते हैं, और एल्काइन होता है तो आयन होता है, एल्काइन होता है तो क्या आयन, आयन पकड़ के रखोगे आयन। तो यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो क्या है प्रोपाइन है, क्या है प्रोपाइन, तो आयन जुड़ रहा है मतलब ये सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा, और ये डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड हमेशा होता है। तो 3 बॉन्ड तो आएगा, तो 3 बॉन्ड हमने क्या कर लिया यहाँ कार्बन के बीच में कोई बना लिया। अब जहां जहां हमें कार्बन नहीं दिख रहा है वहां जहां जहां हमारा बॉन्ड बैलेंस नहीं है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ लिख के करेंगे। तो हम कर लेंगे इसको CH3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो हुआ 3 1 4 बीच वाला कार्बन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, 3 ये हाइड्रोजन के कारण और एक इसके कारण बैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 है तो हम बात कर लेंगे CH कर लेंगे, इसको आप बना भी सकते हो। देखो हर कार्बन के लिए हम बात कर लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन हो गया हर कार्बन के लिए, यहाँ पे कार्बन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और ये क्या है ये हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो गया प्रोपाइन हो गया, कौन सा हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट हमें कह रहा है पेंटेनोन 3, क्या दे रखा है पेंटेनोन 3। जब पेंटेनोन दे रखा है तो कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है कीटोन। कीटोन ग्रुप में हम बात कर लेते हैं क्या ऐड करते हैं ओन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं ओन। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा CH3 CH2 CO CO, और हम बात कर लेंगे CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5 5 आ रहा है आपका, तो पेंटेनोन हो गया, और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो क्या हो गया पेंटेनोन 3 हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके की बात कर लें ब्यूटेनोन 2 की बात कर लें, किसकी बात कर लें ब्यूटेनोन 2 की। तो आप ध्यान रखो ब्यूटेनोन की बात कर रहा है, ओन जुड़ा है, ओन का मतलब कीटोन जुड़ा है, क्या जुड़ा है कीटोन, और दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो आप कर लेना CH3 CO, हम बात कर लेंगे CH2 CH3, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कितना हो गया दूसरे नंबर, देखो 1 2 3 4 यही तो जुड़ा है, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो हमारा क्या होगा ब्यूटेनोन 2 तो होगा ही, 1 2 3 4 है ब्यूटेन हो गया, और ओन इसलिए जुड़ेगा क्योंकि कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, इसलिए हमारा क्या होगा ये फार्मूला होगा। तो ये आपका बेसिक बात था, आपको यहाँ दिक्कत आएगी, और तब तक दिक्कत आएगी जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस न कर लो। आपको लगता है कि 2 या 3 फार्मूले बनाने से आपको सारा चीज आ जाएगा, तो ये आप गलतफहमी में हो। आपको क्या करना है, इसका एक सीरीज मित्तल की किताब में आपको दे रखा है, मित्तल में आप लगभग 40 से 50 सेट का एक
अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है, तत्वों के नाम। देखो वैसे तो ये सिलेबस से कह रहा है, कट चुका है सिलेबस से, क्या हो चुका है, कट चुका है, करने की जरूरत नहीं, बट जानते रहो, ये जानना चाहिए 1 से 20 तक। मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, आर्गन होता है और क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये इसलिए जानना चाहिए कि तुम्हें संयोजकता और सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वैसे भी आनी चाहिए। तो पहले तो परमाणु क्रमांक तुमको याद ही होगा, ये हमारा सिलेबस से क्या हुआ है, आवर्त सारणी में इन तत्वों के आवर्त संख्या हमसे कर रहा है। मेनली तो हम बात कर लेंगे, ये 1 2 3 4 5 7 होते हैं, आवर्त हमारे 7 होते हैं, समूह हम बात कर लेंगे 18 के आसपास होंगे। ये आपका कटा हुआ है, क्या हुआ है, कटा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। देखो एक बात समझो, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, और यहाँ बात कर लें बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। यहाँ पे जब रासायनिक समीकरण होता है तो बेरियम सल्फेट बन गया। जब बेरियम सल्फेट बन गया, हम जानते हैं Ba पे 2+ होता है और Cl पे 1-, Na पे 1+ होता है और SO4 पे 2-। इसी कारण Na पे देखो ये 2- है तो 2+ चाहिए, इसलिए 2 हो गया। यहाँ पे यहाँ 2+ है, ये 2- चाहिए, 1- होता है तो इसलिए 2 हो गया। यहाँ पे यहाँ BaSO4 ये वाला किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ 2+, 2- के साथ जुड़ गया। अब क्या बनेगा, अब बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, ये दे रखा है हमारा मरकरी ऑक्साइड। देखो मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला Hg2+ जनरली हम लेते हैं, और ये क्या होता है O2-, तो HgO होता है। कितना होता है, HgO। ये जब हीट करते हैं तो ये 2Hg + O2 में हमारा ब्रेक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, हमें दे रखा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक दे रखा है और क्या दे रखा है, H2SO4 दे रखा है। हम जानते हैं जिंक पे 2+ होता है और H पे हमारा 1+ होता है, SO4 पे 2- होता है। तो जब ये बन रहा है तो जिंक सल्फेट बन रहा है, और हम जानते हैं कि जिंक सल्फेट में 2+, 2- को बैलेंस कर रहा है जिंक। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, जिंक सल्फेट जब बन गया तो बना हाइड्रोजन गैस। कौन सा बचा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा, बचेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है आयरन की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, आयरन की। आयरन है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो हम जानते हैं देखो Fe पे 2+ होता है, Fe पे कितना 2+, Cu हम बात कर लेंगे, यहाँ पे भी 2+ है, और यहाँ कितना है SO4 2-। अब एक बात समझो, 2+, 2- के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4, जिसको बोल रहे हैं फेरस सल्फेट। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। और क्या बन रहा है, लास्ट में हमारा कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर। बात कर लेंगे, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, CaCO3 की। और इसको हीट कर रहे हैं, जब इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में Ca2+ होता है, कार्बोनेट 2- होता है। Ca में 2+ होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 2- होता है, CO बना रहा है। अगर मैं बात कर लूंगा, यहाँ पे सारी चीजें हो गई, कैल्शियम हमारा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बनेगा अब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा, बनेगा। ऑप्शन नंबर E हो गया हमारा। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट, F नंबर। F नंबर भी रिएक्शन ही पूछा है, देख लेते हैं। कह रहा है जिंक का सिल्वर नाइट्रेट से, जिंक का सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। कितना होता है, Ag पे 1+ होता है और NO3 पे 1- होता है। नाइट्रेट आयन होता है सिल्वर आयन। Zn पे कितना होता है, 2+ होता है। तो यहाँ बात कर लेंगे कितना हो गया, Zn NO3 का ट्वाइस, NO3 का क्या, ट्वाइस, जिसको बोलते हैं जिंक नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि 2+ है 1- है, तो 2+ को 2- चाहिए, इसलिए 2 हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, Ag बचेगा। क्या बचेगा, Ag, जिसको बोल रहे हैं क्या, सिल्वर। क्या बच रहा है, सिल्वर। तो ये रिएक्शन होगा आपका। तो यहाँ से हमने रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न पर टिप्पणी करिए।
हाइड्रोकार्बन के दहन प्रक्रिया। देखो हाइड्रोकार्बन का जब दहन करते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पानी और गर्मी पैदा करता है। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वाटर के फॉर्म में, हमारा वेपर के फॉर्म में निकलेगा, भाप के फॉर्म में। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक है जो कि प्राकृतिक गैस हम बात कर लेंगे, पेट्रोलियम हम बात कर लेंगे, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों का हमारा क्या होता है, मुख्य घटक होता है। हाइड्रोकार्बन अत्यधिक कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। बस कार्य ही लिखना है, अभिक्रिया लिखनी है तो आप उसी को बताएंगे। ईंधन के रूप में बहुत कैसा होता है, प्रभावी होता है। हाइड्रोकार्बन दहन से हम बात कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा उत्सर्जित होता है जो क्षोभ मंडल को हमारा क्या है, मुख्य प्रदूषक है। जनरली ये हमारा क्या करता है, ये क्षोभ मंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ज्यादातर ईंधनों के दहन से हम वातावरण में हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट उतना नहीं होता है, ठीक है ना। ईंधन का अधूरा दहन जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। तो यही बात बोल रहा है कि अनबर्न्ड जो कार्बन होते हैं, मतलब पूरी तरीके से दहन नहीं होता है। आप जानते हो 3 तरह के हमारे फ्लेम होते हैं। फ्लेम मतलब ज्वाला की बात कर रहे हैं। जो ज्वाला हमारे नीले रंग से जलती है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से होता है। जो पीले रंग की होती है वहाँ क्या होता है, हम बात कर लेंगे थोड़ा सा हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और जहाँ सबसे अंदर होता है वो क्या होता है, काला रंग का होता है। तो यही बात हम बात कर लेंगे जहाँ हमारा क्या होता है, अनबर्न्ड होता है। तो यही बात कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे हमारी क्या होती है, निकलती है। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, इसलिए बोले उष्माक्षेपी। उच्च तापमान पर होती है, दहन के लिए क्या वायु आवश्यक है। ये बातें आपसे कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, इसमें टिप्पणी जो लिखना है हमें, कह रहा है ये इंग्लिश में है, ये किसमें है, यही सारा चीज इंग्लिश में जो अभी बताया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन। देखो कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि CH4 और Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो CH3Cl बनता है और क्या बनता है, इसी को बोलते हैं क्या, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु कोई दूसरा परमाणु, या हम बात कर लें जैसे हम क्लोरीन है प्रतिस्थापित कर देते तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CH4 था तो ये CH3 एक बॉन्ड में हमारा और H+ एक बॉन्ड में हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ। यहाँ पे H- होगा, हाइड्रेट का काम करेगा, यहाँ पे H+ का ही काम करेगा। और यहाँ पे CH3 हमारा क्या हो गया, एक अलग बॉन्ड में हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ बात कर लेंगे Cl हमारा क्या हो गया, Cl- होता है तो H+ और माइनस मिलकर HCl बना लिया। और CH3 हमारा किसके साथ, एक Cl के साथ मिलकर हमारा CH3Cl बना लिया। तो यहाँ ध्यान रखना कि CH4 में हमारे जनरली 4 होते हैं तो यही हमारा बना रहा है। और ये रिएक्शन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा। आगे बात कर लें हम, कह रहा है, ध्यान देना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण हम जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोजन जो होता है उसके साथ संयुक्त करके हमारा क्या करता है, संतृप्त यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन के साथ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संयुक्त होता है और हमारा क्या बनाता है, ये हमारा संतृप्त कार्बन मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से क्रिया करके सिंगल बॉन्ड बनाता है। जनरली हाइड्रोजनीकरण हम बात कर लेंगे वनस्पति तेल या वनस्पति तेल को घी में बनाने के लिए। वनस्पति तेल में मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जहां R हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। हम जानते हैं एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहां से अगर मैं बात कर लूं, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहां से अगर एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, तो ये बनाएगा CnH2n+1। ये जो होता है ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, इसी को बोलते हैं R। इसी को क्या बोलते हैं, R। तो n का मान बदलते जाओगे, ये बदलता जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लें एल्काइल ग्रुप है हमारा। और यहाँ पे हम बात कर लें डबल बॉन्ड से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है जो कि अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और वनस्पति तेल से हमें क्या मिल जाता है, वनस्पति घी आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है।